हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग पिछले 2 दिन से हम लोग क्लास 9 के बुक से हम लोग देख रहे हैं अरिहंत से। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं। आज भी आपका तीसरा दिन है और अरिहंत का ही क्वेश्चन है। एक दिन मैं और लेकर के आऊंगी, 1 या 2 दिन, फिर 4 या 5 वीडियो में आपका अरिहंत खत्म कर दूंगी मैं। ठीक है, टिसेंट को मैंने खत्म कर दिया, क्लास 9 का बुक। अरिहंत को मैं अभी एक खत्म कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, आपका राजीव पब्लिकेशन रहेगा। इसको खत्म करने के बाद फिर एक राइटर की बुक और 9th की है, उसको मैं खत्म करा करके फिर मैं 10th पे आऊंगी। अभी मैंने कल आप लोग का 12th का बुक मंगाया था, आपको मैं बताई हूँ कि 12th का मैं राजीव पब्लिकेशन का बुक मंगाई हूँ। ठीक है, अरिहंत का बुक है। इन सारे जितने भी बुक हैं 6 से लेकर के 6 का खैर छोड़ दो, वहां पे चीजें यही सारी चीजें हैं। 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी बुक हैं सबका क्वेश्चन मुझे आपको ऐसे ही करा देना है। ठीक है, फिलहाल कैसे क्वेश्चन लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि मैम क्वेश्चन कैसे लग रहा है। 2 शब्द लिख देने से कुछ नहीं आपका जाता है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ कि जो मैं बच्चों के लिए ला रही हूँ वो बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनके एग्जाम के पर्पज से सही है। ठीक है, फिलहाल नए लोग क्या करते हैं, जो लोग क्लास को सब्सक्राइब ना किए हों वो क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी कोई चेंजेस हो, परिवर्तन हो क्लास में कभी भी, तो आपको तुरंत क्या है, कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट हो जाता है। हर जगह आपके लिए सुविधाएं क्या है, अवेलेबल है। कल कोई कमेंट बॉक्स में किया था कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो ये जो पीडीएफ है, ये सारे पीडीएफ तो मैं नहीं देती हूँ। संडे स्पेशल का एक पीडीएफ मैं केवल दे रही हूँ, और वो कहाँ मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है। ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी मेंस क्लास का पीडीएफ हो गया और पीडीएफ हो गया, वो सारी चीज अभी मेरे पास व्यवस्था अवेलेबल नहीं है। मैं अकेले क्लास को संभालती हूँ, मैं इतना सब कुछ नहीं अभी कर सकती हूँ। ठीक है, जो कहना है बात साफ कहना। हाँ, कोशिश जरूर करूंगी, समय अगर मिलेगा तो कोशिश करूंगी कि मेंस की क्लास का भी पीडीएफ दे सकूं। फिलहाल आप लोग आ जाओ, अपना आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर दो। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उपजाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। आप लोग कहोगे मैम ये होम साइंस है, तो जी हाँ, ये होम साइंस है। होम साइंस की बुक में ऐसे क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, अब आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर और जुड़ जाएगा। क्या चैप्टर जुड़ जाएगा मैम? परिवहन से संबंधित आपका एक चैप्टर जुड़ जाएगा। 9th और 10th के बुक में नया जो बुक इस बार राजीव पब्लिकेशन की जो बुक आई है, उसमें एक चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। जैसे कि लाइसेंस कितने उम्र के लोगों को बनता है, गाड़ी चलाते हैं तो कैसे क्या संकेत होते हैं, इस तरीके का संकेत है तो क्या होगा, रेड लाइट जल रही है तो क्या होगा, ग्रीन लाइट जल रही है तो क्या होगा। ये चैप्टर क्या है, इस बार नया जोड़ दिया गया है। तो हो सकता है इसके बाद जब आप लोग का भी सिलेबस चेंज हो तो उसमें क्वेश्चन जोड़ दिया जाए, क्योंकि प्रश्न तो यहीं से बनते हैं। तो ये चैप्टर ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के सब्जेक्ट से है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैम क्या है, गेहूं है। ठीक है, क्या है, गेहूं है। इसका आंसर कर दो सेकंड का। निम्न, थोड़ा सा और मैं जूम कर सकती हूँ। निम्नलिखित में से, ठीक, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ग्लूटेमिन के रूप में प्रोटीन की उपस्थिति होती है? यहाँ ग्लूटेमिन है, लेकिन क्या होता है, ग्लूटेलिन होता है। क्या होता है, ग्लू, सॉरी मैं गलत खुद लिख रही हूँ, ग्लूटेलिन होता है। क्या होगा, ग्लूटेलिन। ठीक है, ग्लूटेलिन। और क्या चीज, ग्लूटीन बराबर ग्लाइडीन होता है। ग्लाइडीन और ग्लूटेलिन बराबर ग्लूटीन होता है। आप आंसर कर दो। ऑप्शन ए सोयाबीन में, ऑप्शन बी मटर में, ऑप्शन सी अंडे में, ऑप्शन डी गेहूं में। कल मैं देख रही थी क्लास में, मैं हमेशा बनी रही, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में मैं बनी रही। ठीक है, उसमें मैंने देखा, मैं आंसर बाद में बता रही थी, आप लोग जितना भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा था उसका आंसर फटाफट फटाफट आप लोग देते चले जा रहे थे। ये देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप लोगों से इजी से इजी और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। ठीक है, ये 2 या 3 पार्ट में करा करके हो सकता है मैं फिर नेट का 1-2 क्वेश्चन में फिर से टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर दो। इस तरीके से अल्टरनेट थोड़ा सा इजी थोड़ा सा हाई करके हम लोग लेकर के चलते रहेंगे। जैसा भी होगा आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, और उस हिसाब से करती रहूंगी। ठीक है, इसका आंसर कर दो। अंकुरित गेहूं में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी,
ऑप्शन डी है विटामिन ई। इस चैप्टर में इस चैप्टर में पूरा गेहूं से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। आंसर कर दो क्या होगा, मतलब अनाजों से संबंधित। क्या हम लोग अनाज नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। किस बात से? अभी 2021 टीजीटी में क्या क्वेश्चन आया था कि गेहूं के कौन से परत से चोकर निकलता है? पहले पेरिकार्प से कि किससे? आता नहीं क्वेश्चन? बिल्कुल आता है। तो आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम विटामिन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ई से गेहूं के अंकुर निकलता है, ठीक है। अंकुर से विटामिन ए निकलता है। उसका आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी पोषक तत्व मशीन द्वारा पॉलिश किए गए चावल में नष्ट हो जाते हैं? कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो पॉलिश किए हुए चावल में नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन बी विटामिन है, ऑप्शन सी वसा है, ऑप्शन डी प्रोटीन है। क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? 4:08 अभी हो रहा है। मैं स्कूल से आई हूँ खाना खा करके, थोड़ा सा रिलैक्स क्या हुई हूँ। आप लोगों का शाम का 6 बजे वाला वीडियो नहीं मैंने शूट किया था, आते ही 20-22 मिनट का शाम को वीडियो। कल आप लोगों को क्या मिला था? कैल्शियम और आयरन का वीडियो मिला था, ठीक है। तो कल शाम को मैं स्कूल से आते ही मैं आयरन और कैल्शियम का वीडियो शूट की थी। फिर शूट करके एडिट करके अपलोड करके थंबनेल टाइटल जो भी लगाना होता है लगा करके फिर मैं 4 बजे आपका क्लास लेकर के बैठी हूँ। ये शूट करूंगी, फिर इस पे सारी चीजें लगा उगा करके टाइटल हैशटैग जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है करके फिर आपको आज 10:40 पे क्लास मिल रही है। तो आज आपका क्लास आता है, इसके पहले मुझे कल की ही टेंशन हो जाती है। मैं आती हूँ इतनी तेज मुझे नींद लगती है। मम्मी से मैं बोलती हूँ, मम्मी मुझे बहुत तेज। मम्मी क्या कहती? थोड़ी देर सो लो। हम कहते हैं अगर सो लेंगे तो बच्चों का क्लास कल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझते हो, इस बात का मुझे तकलीफ होता है, ठीक है। फोर का आंसर कर दो। फोर का क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अच्छा हाँ, ये तो आप लोग प्रश्न तो पढ़ लिए हैं। आंसर बता दो क्या होगा। तो आप कह रहे हो मैम इसमें से क्या नष्ट हो जाएगा? तो नष्ट हो जाता है, क्या नष्ट हो जाएगा? विटामिन नष्ट हो जाएगा। वो भी कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी? तो विटामिन बी ग्रुप जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। 5 क्या है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का प्रयोग मादक द्रव्य बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्न हो गया, मक्का हो गया, ऑप्शन बी ज्वार हो गया, ऑप्शन सी जौ हो गया, ऑप्शन डी बाजरा हो गया। आप बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हो बहुत अच्छे से। महुआ एक होता है, महुआ कितने लोग जानते हैं? महुए से क्या होता है? पेय पदार्थ बनाया जाता है, वो भी यही मादक पेय पदार्थ, यानी महुए से भी शराब बनता है, जौ से भी शराब बनता है, और मक्के से भी कहीं कहीं शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ। इसे ही बारले कहते हैं। क्या कहते हैं? बारले कहते हैं। प्रश्न बनता है कि बारले का पानी किस पेशेंट को दिया जाता है? आप लोग आंसर करिएगा कि बारले का पानी है किस रोगी को देते हैं? आप लोग खोज करके करिएगा। एक क्वेश्चन और लेते चलो। फटे दूध का पानी किस रोगी को देते हैं? फटे दूध का पानी, जौ का पानी किसे देते हैं? इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चाहे तो अभी कर सकते हो अगर मालूम हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते। अंकुरित जौ में किस विटामिन की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए विटामिन डी होगा, ऑप्शन बी विटामिन सी होगा, ऑप्शन सी विटामिन ई होगा, ऑप्शन डी विटामिन बी होगा। आप आंसर कर दो। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे हैं। अंकुरित जौ में कौन सा विटामिन होगा? तो आप कह रहे हो मैम अंकुरित जौ में विटामिन सी हो जाएगा। आप हमेशा सुनते हो कोई भी अनाज हो, चना हो, जौ हो, गेहूं हो, सब में क्या होता है? विटामिन। गेहूं में तो स्पेशली रूप से विटामिन ई को कहा गया है, लेकिन अंकुर हो जाता है तो अनाजों में विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है, शुरू से नहीं रहता है। शुरू शुरू में तो अनाजों में विटामिन बी होता है, लेकिन जब अंकुरित हो जाता है तो उसमें विटामिन सी क्या हो जाता है? स्वतः ही आ जाता है, ठीक है। दालों में किस प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए थायमिन होगा, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। आप आंसर करते क्या होगा? तो सेवन का आंसर आप बता रहे हो कि मैम ए और बी दोनों हो जाएगा, थायमिन और राइबोफ्लेविन। अब कहोगे मैम इसका क्या मतलब?
थायमीन का विटामिन B1 हो गया, राइबोफ्लेविन का B2 हो गया। आप बहुत अच्छे से जानते हो अनाजों में विटामिन बी होता है, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। इधर आ जाओ, बथुआ किस प्रकार की सब्जी है? अब देख लो, बथुआ के बारे में पूछ रहा है। पहले तो आप इसका आंसर तो दे ही दो, ऑप्शन में बता दो। पत्ती वाली सब्जी है, फल वाली सब्जी है, फूल वाली सब्जी है, बीज वाली सब्जी है। कितने लोग जानते हैं कि बथुआ क्या होता है? आप लोग एक प्रश्न ये तो बताओ ही, एक प्रश्न ये बता दो, हार्ट का टॉनिक किसे कहते हैं, यानी हृदय का टॉनिक किसे कहते हैं? आप इसका भी आंसर देते चलो, हृदय का टॉनिक किसे कहते हैं? आप आंसर इसका पहले कर दो, बथुआ किस प्रकार की सब्जी है? आप आंसर कर रहे हो मैं, बथुआ पत्ते वाली सब्जी है, यानी इसको हम लोग साग कहते हैं। ठीक है, दाल में भी डालकर खाते हैं, और क्या करते हैं, बथुए का साग भी बनता है। ठीक है, बथुआ सरसों डाल करके मक्के की रोटी बना करके खाओ, खूब ज्यादा घी डाल करके, मजा आ जाता है। ठीक है, तो बथुए का हृदय का टॉनिक किसे कहते हैं? बथुआ को कहते हैं। किसको कहते हैं? बथुआ को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 9 का। कचनार, सहजन, कचनार, सहजन, अगस्त, ये सभी हैं। अगस्त के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है। ये सहजन और कचनार, कचनार भी सुने हैं बट उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन सहजन तो ये मोरिंगा होता है, ये तो मुझे मालूम है, लकड़ी वाली सब्जी होती है। इसका आंसर कर दो, इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पौधे के फूल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, सब फूल को, किसके फूल को सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं? आप आंसर कर दो, क्या होगा? तो इसमें आंसर दे रहा है ये सभी, यानी अगस्त हो, अगस्त और कचनार आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं भी करूंगी क्लास ओवर होने के बाद। ठीक है, अगस्त हो गया, कचनार हो गया, सहजन हो गया, ये सभी क्या हैं? फूल वाली सब्जी हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ आ जाइए, आप 10 का आंसर करें। क्या है? निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए लौकी यानी घिया में, ऑप्शन बी प्याज में, ऑप्शन सी पालक में, ऑप्शन डी मूली में। ये दिया है गजब का प्रश्न, आप बता दो आंसर क्या हो जाएगा, कि किसमें विटामिन ए होगा? तो आप कहोगे मैम विटामिन ए इसमें पालक में होगा। यहाँ पे क्या है, पूछने का प्रश्न घुमा दिया। अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर तो देना ही है ना। आप जानते हो पालक में आयरन होता है, विटामिन ए किसमें होगा? विटामिन ए जितनी भी रेड और येलो कलर की सब्जियां होती हैं, ऑरेंज कलर की, रेड ऑरेंज और येलो लिए जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी फल होते हैं, जैसे गाजर हो गया, कद्दू हो गया, पालक, पपीता हो गया, आम हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पालक दे रहा है तो हमें आंसर तो करना ही है ना। ऐसा तो नहीं कि हम छोड़ देंगे कि नहीं नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपको करना है, तो आप पालक को कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, फल सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, किसके होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन के, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी कार्बोज के, ऑप्शन डी वसा के। फल सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, किसके स्रोत होते हैं? तो आप बता रहे हो कि मैम फल जो होते हैं, फल हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये सब विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। किसके? विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, 12 का आंसर कर दो। 12 का क्या आंसर है? सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मिल्क है, ऑप्शन बी वेजिटेबल है, ऑप्शन सी सोयाबीन है, ऑप्शन डी राइस यानी चावल है। 12 का आंसर कर दो, सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्ति का स्रोत क्या है? किसमें से सर्वाधिक प्रोटीन होगा? तो आप कहोगे मैम इन सारे ऑप्शन में सोयाबीन हो जाएगा। कितने परसेंट प्रोटीन होता है बता दीजिएगा। तो 40 से 43% क्या होता है, प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ठीक है, अब कौन सा आंसर है? 13 का आंसर बता दो, क्या है? अंडे के सफेद भाग में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन ए ग्लूटेमिन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ये केसीन कहाँ का प्रोटीन है? तो मिल्क प्रोटीन को हम केसीन कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीन कहते हैं। तो इसका आंसर आप दे रहे हो मैम, इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। अंडे के सफेद भाग में क्या होता है? एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है,
अब इधर आ जाओ, वन लाइनर है, इसको मैं जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आज लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत लेकर के आई हूँ, आप केवल शांति से धैर्य बनाए सुनते चलो। सामान्यतः 1 औंस अनाज से कितना कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 1 औंस अनाज से 100 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। PYQ जाकर के आप लोग उठा लेना, LT से लेकर के नेट, TGT से लेकर के नेट तक में हर जगह अनाज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जो लोग PYQ किए होंगे वो जानते होंगे। धान कूट कर तथा छटक कर किस प्रकार का चावल तैयार किया जाता है? तो धान को कूट कर तथा छटक कर अरवा चावल तैयार किया जाता है। मशीन द्वारा पॉलिश किए गए चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो मशीन द्वारा पॉलिश किए गए चावल के सेवन से बेरी बेरी नामक रोग होने की संभावना होती है। मक्के मक्का पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो मक्का पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे ऐसे दाने लगे होते हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां लगी होती हैं, ये क्या है? ऐसे कुछ मक्का होता है, आप लोग भी देखे होंगे, ठीक है। इस समय तो मक्के का सीजन है, हर जगह रोड पे मक्का घूमते हुए दिखते हैं सब। मक्का खाना चाहिए, ठीक है, अच्छा होता है, मोटा अनाज एक तो होता है, उसे खाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करें तो। मक्के में कौन सी प्रोटीन होती है, और वो पूर्ण प्रोटीन होती है कि अपूर्ण प्रोटीन होती है? 2 का आंसर करो आप, ये आप लोग का अभी अभी आंसर करो। जौ में किस पोषक तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो जौ में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाजरे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो बाजरे में 11 से 15% प्रोटीन होता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, जितने बार भी बेरी लगा लो कम पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोटबुक में अपने सारा नोट करके रख लेना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ जितने भी मोटे अनाज हैं, ये सीरियल्स हैं, इनकी क्वेश्चन हर बार बनते हैं, और इस बार भी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आप जान रहे हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोटे अनाज के प्रति लोगों को डाइवर्ट कर रही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन से जरूर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, या आप लोग नोट करके रख लेना, ठीक है। तो बाजरे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 11 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके जरूर रख लेना। दाल किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है? तो दाल वनस्पति जन्य भोज्य पदार्थ है। किसका रिचर स्रोत होता है? तो आप कहोगे मैम प्रोटीन का रिचर स्रोत होता है, ठीक है। दालों में सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है या पाई जाती है, जो भी होगा, ठीक है। यहाँ देखो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। सब्जियां मुख्य रूप से किस प्रकार के पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है? तो सब्जियां मुख्य रूप से खनिज लवणों तथा विटामिनों का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। बीज से प्राप्त होने वाली सब्जियों के नाम बताओ। तो क्या है? सोयाबीन है, सेम है, मटर मटर बीज से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं, ठीक है। फलों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो फलों में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के रूप में पाया जाता है। किसमें? शर्करा के रूप में। फलों का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, ठीक है। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? तो दूध में वसा पायस तथा इमल्शन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? पायस तथा इमल्शन के रूप में पाई जाती है। मछली के मांस में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? तो मछली के मांस में कार्बोहाइड्रेट लाइपोजन के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में? लाइपोजन के रूप में प्राप्त होता है। अंडे की जर्दी में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो अंडे की जर्दी में 31% वसा पाई जाती है। कितने? 41% क्या होती है? फैट पाई जाती है। किन्हीं 2 उत्तेजक पेय पदार्थों के नाम बताएं। तो 2 प्रमुख उत्तेजक पेय पदार्थ हैं, चाय हो गया एंड कॉफी हो गया। क्या हो गया? चाय हो गया एंड कॉफी हो गया। हरी एवं काली चाय में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो हरी एवं काली चाय में टैनिन नामक तत्व की प्रधानता होती है। कैसे प्रश्न लग रहे हैं जरूर बताइएगा आप लोग कुछ बताते हो तो इन सारे चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा।
मैं जरूर पढ़ाऊंगी कि गेहूं में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझाइए। तो आप क्या लिखोगे? गेहूं के 100 ग्राम आटे में, 100 ग्राम की बात कर रहा है, 100 ग्राम आटे में 11.8 ग्राम तो प्रोटीन होगा, ठीक, 1.5 ग्राम तो वसा होगा और 1.2 ग्राम रेसा होगा, यानी फाइबर होगा, जिन्हें हम चोकर कहते हैं। ठीक है, ये कितने की बात कर रहा है? 100 ग्राम आटे की बात कर रहा है। 71.2 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 12.8 ग्राम क्या है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी है। 0.05 ग्राम क्या है? कैल्शियम है। 0.32% ग्राम क्या है? फास्फोरस है। तथा 380 कैलोरी ऊर्जा तथा 0.53 ग्राम लोहा खनिज लौह खनिज पाए जाते हैं। गेहूं के आटे में थायमीन, नियासिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन तथा एस्कॉर्बिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि गेहूं में विटामिन सी होता है गेहूं के आटे में, तो आप तो बिल्कुल कह दोगे नो, एकदम नहीं, रोटी खट्टी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। ठीक है, कहती हूं मैं, अगर आपके पास समय हो, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप, मैं हमेशा से कहती हूँ, 9 से लेकर के 12 तक की होम साइंस की बुक खरीद लो। आपको कहीं भी किसी का भी कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी करो, खुद का अपना पढ़ो। आप देखो ना, सीट निकाल लो, कोई भी परीक्षा हो गया, LT, GIC, नेट, टीजीटी, पीजीटी, सब आपकी मुट्ठी में होंगे। मैं ये क्या, 9th का बुक है, क्लास 9th का। आप लोगों को इससे आइडिया लग रहा होगा कि हम सही कह रहे हैं। ठीक है, गेहूं में प्रोटीन ग्लूटेमिन हो गया, ग्लियाडिन हो गया या ग्लाइडिन हो गया के रूप में उपस्थित होती है। अंकुरित गेहूं में विटामिन सी तथा विटामिन ई पाया जाता है। गेहूं के छिलके में विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार गेहूं में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चावल को देख लो। मैं थोड़ा सा लाई हूँ ये दिखाने के लिए आप लोगों को, चावल कितने प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो चावल को उसके निर्माण विधि के आधार पर क्रमशः 3 वर्गों में बांटा गया है। अरवा चावल हो गया, उसना चावल हो गया और मशीन द्वारा कूटा हुआ चावल हो गया, यानी पॉलिशदार चावल में विभाजित किया गया है। इनको निम्नलिखित प्रकार से तैयार करते हैं। आप अंतर समझ लो, अरवा क्या है, उसना क्या है। अरवा चावल क्या है? धान को कूट कर उसे छटक कर तैयार किया जाता है। इस चावल में पोषक तत्व पूरी मात्रा में विद्यमान होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अरवा चावल कहते हैं। उसना चावल क्या होता है? तैयार करने के लिए पहले धान को पानी में भिगोया जाता है। इसके उपरांत इस धान को आधा उबाल कर सुखाया जाता है, जिसे हम लोग भुजिया चावल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजिया चावल कहते हैं। ठीक है, इसे कूट कर चावल तैयार किया जाता है। ठीक है, इस चावल का कलर क्या हो जाता है? थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन लिए हो जाता है। पता नहीं आप लोग खाए हो कि नहीं खाए हो, खाना अच्छा लगता है। ठीक है, मशीन द्वारा कूटकर, मशीन द्वारा ही पॉलिश कर तैयार किए गए चावल में आधे से अधिक खनिज तथा उसके समस्त विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के चावल ग्रहण करने से वेरी वेरी नामक रोगों की संभावना हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 निकाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन लेकर के आई थी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ बता दो आप लोग, संतुलित भोजन में क्या आवश्यक होते हैं? आप लोग आंसर करो। आधे लोग भाग गए होंगे कि ये तो थ्योरी लेकर के आ गई, इसीलिए मैं थ्योरी वेरी नहीं लेकर के आती हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए बहुत दूर हो गई थ्योरी से। पहले तो मैंने इतना थ्योरी कराया, लेकिन मैं सोची मैं बेकार का मेहनत कर रही हूँ, थ्योरी वेरी में कुछ नहीं रखा है, बस केवल ABCD ले आओ, इसी में चैनल चलेगा। ठीक है, मैं भी ले आई आराम से, क्या करना है मुझे। संतुलित भोजन में आवश्यक होते हैं ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी ये सभी। 1 का आंसर कर दो, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम, संतुलित भोजन में सभी पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, कार्बोज, वसा और रेसे, पानी, सब क्या होते हैं? संतुलित भोजन माने जाते हैं। ठीक है, सब आवश्यक तत्व हैं। दूसरे का आंसर कर दो। मैं थोड़ा सा और जूम करना चाहूंगी। ठीक है, मैं सोचती हूँ आप लोग का आंख ना बिल्कुल खराब हो, सही बता रही हूँ, आंख है तो सब है।
समझे? हम अब पढ़ना मजबूरी है, मोबाइल से ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते, सांप भी बच जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाली बात है कि आप लोग पढ़ाई भी कर लो। अगर हो सके तो जीरो पावर का आप लोग चश्मा भी बनवा लो, जब भी मोबाइल चलाओ तो उसे चश्मे को पहन लिया करो। अगर पावर हो तो खैर कोई बात ही नहीं, आप अपना चश्मा पहन करके देखा करो, लेकिन बिना चश्मा के आप मोबाइल स्क्रीन ना देखा करो, ठीक है? बच्चों के आहार में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की मात्रा होनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोस, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी ये सभी। बच्चों की बात कर रहा है, सॉरी। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। बच्चों के लिए तो हर चीज जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी मेवे, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी नारियल। क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर देने में आप लोग कंफ्यूजन में रहोगे, क्या करें क्या करें, क्या लिखे, क्या मेवा कर दें क्या मैम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी गुड़ होगा। आप लोग देखते हो पहले, अब तो नहीं, अब तो गुड़ देना लोग बड़ा वो शर्मिंदगी समझते हैं कि अरे मेरे घर है कोई गुड़ पाने के लिए पीने के लिए। नहीं तो पहले कोई दरवाजे पे आता था, मेहमान आते थे तो उन्हें गुड़ और पानी ही दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ताकि उन्हें एनर्जी मिल जाए तुरंत। अब ना आ गया कि मिठाई दो, बिस्किट दो। आजकल तो गुड़ लोग बेइज्जती महसूस करते हैं देख करके। इधर बता दो। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी किस आहार समूह का पोषक तत्व है? ऑप्शन ए प्रथम समूह, ऑप्शन बी द्वितीय समूह, ऑप्शन सी तृतीय समूह, ऑप्शन डी पंचम समूह। आप लोग ये क्वेश्चन देख करके क्या कोई कह सकता है कि 9th का बुक होगा? सॉरी, मेरे पास पानी नहीं है, नहीं तो मैं पानी पी लेती। देखती हूँ अभी पानी का जुगाड़ कहीं से लग जाए। 4 का आंसर कर दो। मम्मी मेरी दिख नहीं रही है, दिखती तो मैं इशारा कर लेती। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। आप आंसर कर रहे हो मैम, द्वितीय समूह का पोषक तत्व हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को बाल्यावस्था कहते हैं? ऑप्शन ए 1 से 12 वर्ष, 1 से 12 ईयर, ऑप्शन बी 13 से 18 ईयर, ऑप्शन सी 18 से 25 ईयर, ऑप्शन डी 18 से 40 ईयर। क्या होगा? बाल्यावस्था पूछ रहा है, तो बाल्यावस्था के लिए आपके पास बेस्ट आंसर है, सॉरी, कि 1 ईयर से लेकर के 12 ईयर। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं पानी खुद लेकर के आऊं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक, पानी में पी आए। अब इसका आंसर कर दीजिए। 1 सेकंड, इधर है। ये जो आप देखते हो ना, ये भी सब जानकारी वाली चीजें हैं, देख लो। वृद्धावस्था में कितना क्या देना चाहिए, गर्भावस्था, कुपोषण, ओबिसिटी क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, हाइपर विटामिनोसिस क्या है। आप लोग चाहो तो मैं इसे भी पढ़ा सकती है, देख रहे हो, ये सब फैक्ट ही है। ये अध्याय एक नजर में, ठीक है? अगर कहो तो मैं इसे भी पढ़ा दूं। क्यों पढ़ा दूं क्या? जो जो चीजें लग रहा है, चलो ये तो खैर छोड़ दो, ये वर्गीकरण बाल्यावस्था ये भी छोड़ दे रहे हैं, ये चीजें मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है? इस चीज को मैं पढ़ा दे रही हूँ। वृद्धावस्था की स्थिति में व्यक्ति के आहार में प्रोटीन एवं खनिज लवणों की अतिरिक्त मात्रा का समावेश होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा स्तनपान कराने वाली महिला को 700 कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन सामान्य से लगभग 10 ग्राम अधिक प्रोटीन एवं 500 मिलीग्राम अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कुपोषण क्या है? भोजन द्वारा शरीर को आवश्यक पोषक तत्व न मिल पाने से शरीर का क्षीण होना कुपोषण कहलाता है। उचित स्वास्थ्य हेतु उचित पोषण होना चाहिए। कम पोषण एवं अधिक पोषण दोनों स्थिति क्या होती है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है? इधर आ जाओ। ओबेसिटी क्या है? कुपोषण का वह रूप है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप होता है। ओबेसिटी क्या होता है? वजन से 20% अधिक होता है तो उसे ओबेसिटी कहते हैं ना। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? ओबेसिटी यानी व्यक्ति मोटा हो जाए, ठीक है? मोटे व्यक्ति को भी कुपोषण कहते हैं, जो दुबले होते हैं उन्हें भी कुपोषण कहते हैं ना। भारत दोहरा कुपोषण के भार को ढो रहा है। एक तो व्यक्ति क्या है, एकदम सूख करके लकड़ी हुआ जा रहा है, और एक व्यक्ति खा खा करके एकदम फुटबॉल की तरह हुआ जा रहा है, ठीक है? तो भारत क्या है, दोहरा कुपोषण के भार को झेल रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या? जितनी आज के जमाने में कुपोषण, एक से एक मोटे दिखते, 2-2 कुंटल के व्यक्ति दिखते, हम तो देखते सोचते भगवान कैसे अपना उठते बैठते होंगे, देख करके दिमाग खराब हो जाता है, ठीक?
एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? कुपोषण की वह अवस्था होती है जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक मात्रा में संतृप्त वसा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? हार्ट डिजीज है। क्या है? हार्ट डिजीज है। हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है? मैं हमेशा बताती हूँ, हाइपर का मतलब अधिक और हाइपो का मतलब लो होता है। तो हाइपर विटामिनोसिस तो आप जरूर समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं विटामिन की अधिकता हो रही है। हमेशा मैं कहती हूँ टर्मिनोलॉजी को पकड़ करके रखो, क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इन सारे चीजों को भी हटा दो तो आप इन शब्दों से ही निकाल ले जाओगे कि मैम हमेशा बताती कि हाइपर का मतलब गुस्सा होना यानी अधिक होना। क्या कहते? अरे काहे हाइपर हो रहे भाई, थोड़ा ठंडा हो जाओ। ठीक है, तो हाइपर का मतलब अधिक होना। ठीक है, अब विटामिनोसिस को आप को रिलेट करने जाओगे कि विटामिन से ही संबंधित होगा। क्या मतलब है? जब आहार में विटामिन ई एवं विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक मात्रा ग्रहण की जाती है तो हाइपर विटामिनोसिस जैसी कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन सोचती हूँ पता नहीं आप लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, सोचोगे कि ये क्या लगी अपना क्लास पढ़ा रही, इसलिए मैं नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इंपॉर्टेंट चीज ये सब मैं करा सकती हूँ। ठीक, आईसीएमआर का पूर्ण रूप बता दो क्या होगा? मैं तो आप लोगों से डरती रहती हूँ भाई, आप लोगों का बहुत मुझे डर है। ठीक है, पता नहीं पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, छोड़कर भाग जाओगे। आईसीएमआर का पूर्ण रूप क्या होगा बता दो? मेंस की क्लास में कल मैंने सारे जो भी एजेंसियां थी मैं सबको करा डाली थी, कल नहीं परसों, इसके एक दिन पहले वाला जो भी रहा होगा आप लोग देख लेना। ठीक, आईसीएमआर का पूर्ण रूप होगा क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कब स्थापना हुआ? चाहे तो आप लोग सन बता सकते हो, चाहिए तो आप लोग सन बता सकते हैं। बाल्यावस्था में बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 500 से 800 कैलोरी, 800 से 1600 कैलोरी, 1000 से 2000 कैलोरी, 1500 से 3000 कैलोरी। क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हो कि 1500 से 3000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। एक कम क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 500 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 2800 कैलोरी। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, दो ही ऑप्शन आपके पास है, दो में से आपको आंसर देना है। तो आप कह रहे हो मैम 2400 कैलोरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन सामान्य से कितनी कैलोरी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऊपर आप लोग बॉक्स में पढ़ लिए हो। मैं हमेशा अपने क्लास में बच्चों से बोलती हूँ कि बॉक्स वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉक्स वाली चीजें तुम लोग रट लिया करो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि बॉक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती, पूरे चैप्टर का निचोड़ उस बॉक्स में दिया होता है, समझे? अगर आप लोग कहो तो मैं ऐसा क्वेश्चन करके लाया करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी नहीं करते हो, मुझे इसीलिए गुस्सा लगता है। 9 का आंसर कर दो क्या होगा? आप कह रहे हो मैम स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की बात पूछ रहा है, तो अतिरिक्त कैलोरी कितनी हो जाएगी स्तनपान कराने के लिए? तो 700, और गर्भवती है तो कितना हो जाएगा? 300 कैलोरी हो जाएगा। अब यहाँ आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, इधर आ जाओ, 10 का आंसर कर दो। 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 आप आंसर कर दिया, आप पढ़िए 10 नंबर क्या है? एक सेकंड, थोड़ा सा इधर प्रश्न को खिसकाना पड़ेगा। हाँ ठीक, फोटो खींचने में ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है अकेले, मैं सच में सही बता रही हूँ, सब कुछ करती हूँ ना मैं, क्या क्या करूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास काम चलाने भर का मैं कर ही लेती हूँ। इतना तो मैं अब चालाक हो ही गई हूँ। ठीक, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम आहार के रूप में लेना चाहिए? ऑप्शन ए 100 ml ग्राम, ऑप्शन बी 200 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 400 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 500 मिलीग्राम। 10 का आंसर कर दो आपको। 10 का आंसर क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम 500 मिलीग्राम, कैल्शियम की बात है ना। ठीक, 11 का आंसर कर दीजिए। अत्यधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष को प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 3900 कैलोरी, 4900, 2400, 2000 और 3000। क्या होगा? आप आंसर कर रहे हो मैम 39,000, 3900। ठीक, 1000 नहीं, ठीक, तो बहुत ही कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, 12 का आंसर कर दो। यहाँ पे देखो वो शब्द मैं पढ़ा दी तो यहाँ पे प्रश्न मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप किस प्रकार का कुपोषण होता है?
ऑप्शन ए ओबेसिटी, ऑप्शन बी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी हाइपरविटामिनोसिस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों शब्द का मतलब आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप कह रहे हो मैम आवश्यकता से अधिक जब आहार ग्रहण कर लेते हैं उसका परिणाम होता है व्यक्ति ओबेसिटी हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। किसका? मोटापे का शिकार हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग पढ़ना चाहोगे? संतुलित आहार किसे कहते हैं? आप लोग यहाँ पे देख लो, जो मुझे लगेगा कि पढ़ाना है तो मैं रोक करके आपको पढ़ा दूंगी। कार्बोजोमोसा का मतलब है ठीक, ठंडी जलवायु में रह रही, ये भी नहीं सही। हाँ ये मुझे पढ़ा, अच्छा नहीं ये तो मैं मेंस में करा चुकी हूँ। ठीक है, ये मैं मेंस में करा चुकी हूँ। इधर देख ले एक बार, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज है। यहाँ देख लो, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? तो 22 ग्राम प्रोटीन की। ठीक है, किशोरावस्था में कहां से कहां तक शामिल है? तो 12 से 18 वर्ष के लोग किशोरावस्था में शामिल है। ठीक है, किशोरावस्था एवं वृद्धावस्था के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो प्रौढ़ावस्था कहते हैं। यहाँ देखिए, रुक रुक कर कोशिका टूट फुट की मरम्मत होती है। यहाँ 2800 कैलोरी तो आप जान ही रहे हो। वृद्ध महिला को कैलोरी की आवश्यकता कितनी होगी? तो 1700 कैलोरी। ठीक, स्तनपान कराने वाले सामान्य लगभग कितने ग्राम प्रोटीन? 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। किसको? स्तनपान कराने वाली महिला को। ठीक है, एक गर्भवती महिला के आहार में लगभग कितने मिलीग्राम अधिक आयरन की आवश्यकता होगी? तो 10 से 15 मिलीग्राम अधिक आयरन की आवश्यकता होगी। कुपोषण के 2 कारण बताइए। पोषक तत्वों की अपर्याप्त होना और आर्थिक स्थिति का निम्न होना। पैसा नहीं रहेगा तो भी चीजें नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और पोषक तत्वों की अपर्याप्तता, 4 रोटी की भूख है 1 रोटी मिल रही है तो भी व्यक्ति को पोषित होगा। ठीक है, इधर तो ये मैं मेंस में करा चुकी हूँ। क्या भरपेट भोजन को हम संतुलित भोजन कह सकते हैं? यहीं से मैं क्वेश्चन टाइप करके ले जाती हूँ। ठीक है, ऐसे ही बुक से मैं खोज खोज करके लाती हूँ। अब इसका आंसर आप दे दो। पहले आपको देखो यहाँ कुछ पढ़ाने वाला है क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, फालतू में समय नहीं बर्बाद, इतना समय नहीं हम लोगों के पास है, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड समय है, हमारे पास भी लिमिटेड समय है। आप लोग तो फिर भी 1 घंटा में क्वेश्चन करके चले जाते हो। जो लोग नहीं लाइव देखते हैं, प्रीमियर में देखते हैं, वो लोग क्या करते? 2x पे देख करके चले जाते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है, मैं फोटो खींचती हूँ, एडिट करती हूँ, सारा काम करने में 1 घंटा वीडियो के पीछे आप लोगों को मेरे पीछे का 3 घंटा का मेहनत आप लोगों को नहीं दिखता है, केवल 1 घंटा दिखता है। ठीक है, कि मैं 1 घंटे का केवल वीडियो लेकर के आ रही। अरे पीछे का भी तो समय देख लो बाबू, कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ। आपको ये भी तो देखना चाहिए। आंसर करो। दुर्घटना के उपरांत दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तात्कालिक सहायता को क्या कहा जाता है? औपचारिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा, आवश्यक चिकित्सा, अनावश्यक चिकित्सा। क्या कहेंगे? तो आप कहोगे मैम दुर्घटना के उपरांत जो चिकित्सा तुरंत दी जा रही है उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा क्या है? डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का सबसे उत्तम विकल्प कौन सा है? चोट या घाव का त्वरित निवारण, रोगी को निकट के अस्पताल ले जाना, कृत्रिम ऑक्सीजन का प्रबंधन, रोगी को उसके घर पहुंचाना। क्या होगा सबसे बेस्ट आंसर? तो आप कह रहे हो मैम ये हो जाएगा चोट या घाव का त्वरित निवारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो। तीसरे का क्या आंसर होगा? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दुर्घटना घटने पर हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये प्राथमिक चिकित्सा इस चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तत्काल प्राथमिक चिकित्सा घायल के लिए उपलब्ध कराना या करना। ठीक है, शोर मचाकर लोगों को बुलाना ये तो बेवकूफी है। मूक दर्शक बनकर खड़े, आजकल मूक दर्शक ही हैं लोग। आजकल तो रील्स बनने लगते हैं, तुरंत कैमरे खुल जाते हैं, चाहे व्यक्ति दम तोड़ दे मर करके। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इंसानियत दिखाओ। दौड़ करके व्यक्ति की पहले मदद करो, वीडियो बाद में बना लेना। 4 का आंसर कर दो, क्या होगा? हड्डी संबंधित समुचित उपचार के लिए किससे मिलना चाहिए? ऑर्थोपेडिक्स, प्राथमिक चिकित्सक से, वैद्य हकीम से। बहुत अच्छा आंसर है। जब आप लोग टर्मिनोलॉजी को पकड़ो और आंसर सही कर लो। आप कहोगे मैम आर्थो का मतलब होता है ORTHO, आर्थो का मतलब होता है हड्डी स्पेशलिस्ट। आप लोग कहीं देखते हो बोन स्पेशलिस्ट? कहीं देखा है किसी ने? नहीं देखा है। इसका शुद्ध रूप में भाषा होता है, डॉक्टरी लैंग्वेज होता है आर्थो। आर्थो की मतलब होती हड्डी, जैसे लीवर का होता हिपैट।
क्या होता है? हीपैट। हड्डी का और होता है ऑस्टियो। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो जब ये आप पकड़ लोगे उस समय आपके किडनी का क्या होता है? रीनल। किडनी का रीनल जहां शब्द जुड़ा हो वहां आप समझ जाओगे किडनी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं। अब यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी पकड़ोगे तुरंत आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्थोपेडिक। घाव पर दवा लगाकर पट्टी क्यों बांधी जाती है? रक्तस्राव को रोकने के लिए, आंतरिक संक्रमण के लिए, आंतरिक संक्रमण के लिए, और किसके लिए? बाह्य संक्रमण को रोकने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर तो सारे अच्छे दिखे हैं, क्यों? ऑप्शन तो सब बेस्ट दिखे हैं। तो आप कहोगे मैम बाह्य संक्रमण को रोकने के लिए हम घाव पर दवा लगा करके पट्टी बांधते हैं। इधर थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं। स्प्रिट लैंप का उपयोग क्यों होता है? अब आप कहोगे मैम लैंप कहाँ से आ गया, आप बताते चलो। स्प्रिट लैंप का उपयोग क्यों होता है? सुई एवं यंत्र को गर्म करने के लिए, सेकने के लिए, रोगी की दवा के लिए, तेज बुखार के लिए। स्प्रिट लैंप देखने वाला लैंप नहीं है। तो आप कहोगे मैम सुई एवं यंत्र को गर्म करने के लिए क्या होता है? स्प्रिट लैंप का उपयोग करते। 7 का आंसर कर दो। टूर्निकेंट क्या होता है? आप लोग जा करके नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका हाथ है, यहां से ऐसे रस्सी लगा करके इस तरीके से बांधा जाता है, यही क्या होता है? टूर्निकेंट होता है। चलो पहले इसका आंसर कर लो। टूर्निकेंट का उपयोग किसके लिए होता है? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घाव पर पट्टी को रोकने में, रक्तस्राव को रोकने में, अथवा विष को दूर तक न फैलने देने में। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? टूर्निकेंट का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो आप आंसर कर रहे हो मैम टूर्निकेंट का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने में अथवा विष को दूर तक ना फैलने में। जैसे हम लोग अपने गांव वाले लैंग्वेज या अपने जो भी देसी जुगाड़ वाले लैंग्वेज में कह लो, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, बिच्छू काट ले, सांप काट ले, तो क्या होता है? मान लो ये हमारा हाथ है, ठीक, यहाँ कट कर लिया, सांप मुझे बाइट कर लिया, स्नेक बाइट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इतना तेजी से, मेरे घर वाले या जो भी होगा रस्सी बांध देगा कि इधर ब्लड ना आने पाए। ठीक है, और यहाँ पे क्या करती है? हल्का सा ब्लड का कट मार देगा ताकि जो भी जहरीला ब्लड हो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तत्काल यही प्राथमिक चिकित्सा हो गया। तो ऐसे ही एक रस्सी आती है, एक पट्टी मतलब बांधने वाला आता है, उसे हम टूर्निकेंट कहते हैं। तो टूर्निकेंट का प्रयोग ब्लड को रोकने के लिए भी करते हैं। अगर आपका खून बहुत तेजी से बह रहा हो तो आप तो भी तो आप उंगली में दबा देते हो या रस्सी बांध देते हो, तो बिल्कुल कर देते हैं। तो या तो ब्लड को रोकने के लिए या जहर को दूर तक फैलने के लिए, दोनों में हम टूर्निकेंट का प्रयोग करते हैं। नेट पे आप लोग फोटो देख लेना टूर्निकेंट, नहीं तो आप लोग कहोगे तो मैं अपने बुक से टूर्निकेंट का फोटो खींच करके दिखा दूंगी। आप जानते हो 9, 10, 12 में जो भी होता है फोटो के साथ बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों के दिमाग पे चीजें छप जाएं। एक एक बात बात पे फोटो बनाई होती है। ठीक है, आप लोग कहोगे तो मैं फोटो भी दिखा दूंगी, कोई बात नहीं है। कि टूर्निकेंट क्या होता है? फपच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट लगने पर, रक्तस्राव को रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए। तो खपच्चियों का प्रयोग हम क्यों करते? खपच्ची किसकी किसकी बनाई जा सकती है? अगर मौके पे आपको खपच्ची ना मिले तो आप अपने चप्पल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और छाते का इस्तेमाल कर सकते हो, छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सारे चीजों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खपच्चियां क्या होती है मैम? अगर ये मेरा हाथ है, टूट गया हो, तो इधर से एक खपच्ची लगा के, इधर से एक खपच्ची लगा के, इधर से लगा करके, तीनों चारों तरफ से लगा करके हम ऐसे किसी भी चीज से बांध देंगे तो इससे क्या होगा? हमारा हाथ अपने जगह पे रुका रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो हड्डियों के, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पे रोकने के लिए हम खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरा हाथ टूटा था ना, तो खपच्ची लगा करके वैद्य जी बांध दिए थे। ठीक, तो मैं इसे और अच्छे तरीके से जान रही हूँ। एक प्राथमिक चिकित्सक का या के अवश्य गुण हैं। क्या गुण होते हैं? स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला हो। ये नहीं कि किसी मरीज को खून देख रहे अलग ही डॉक्टर बैठ करके रोने लगे, कितना खून बह रहा है। ठीक चतुरता एवं दक्षता के लिए, विवेकशील एवं आत्मविश्वासी, और ये सभी। तो कैसा होना चाहिए एक प्राथमिक चिकित्सक को या डॉक्टर को? तो आप कहोगे मैम ये सारे गुण होने चाहिए। उन्हें चतुर होना चाहिए,
दक्ष होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, यानी बड़े ही बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए थे। ये हो गया। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा प्रश्न है यहाँ? अच्छा, इसका ये था, लू लगने पे, पानी में डूबने पे क्या करते हैं, बिच्छू के काटने पे, कीट या मक्खी के काटने पे क्या करते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। चलो इसका आंसर कर दो, सामान्य घरेलू, हाँ ठीक। या हमको लगा वही पेज है क्या। आंसर करिए आप, क्या है इसका आंसर, क्या होगा। आप आंसर कर दें। सामान्य घरेलू दुर्घटना क्यों घटित होती है? प्राकृतिक शक्ति से, जानबूझकर, कहते हैं ना कि अरे वहां पे भूत रहते, भूतवा ढकेल दिया है, ठीक है। लापरवाही के कारण, दूसरे व्यक्ति के कारण, ठीक है। आप बता दो। हमारे स्कूल में ना बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं एक कुआं वहां पे, थोड़ी दूर तालाब है, तो सब कहते हैं मैम आप रात को अगर आएंगी ना, इधर आएंगी तो वहां पे क्या होता है, कुएं पे जीना बना हुआ है, ठीक, सीढ़ियां नीचे उतर के जाने के लिए, तालाब में बार बार कुआं आ रहा है, ठीक। तो सब वहां पे जाते, बहुत बड़ा वहां पे तालाब बहुत फेमस है, ठीक है। तो सब कहते हैं मैम उस कुएं में बहुत लोग डूब करके मर गए हैं, ठीक है, आज उस तालाब में, और जितने लोग मरे हैं आप रात को जाएंगी 12 बजे, सब उसी जीने पे सफेद सफेद कपड़ा पहन के सब नाचते हैं। बच्चों की बातें आप लोग जानते हो, ठीक। खैर बता दो क्या होगा इसका, मुझे भी डर लगने लगता है जब सब ऐसी बातें सब करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी लापरवाही के कारण, ठीक है। क्या होगा? लापरवाही के कारण। बच्चे जानते हैं, बदमाशी तो करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनिए ना तो जैसे लगता है आप अपना दुख ही भूल गए हो। क्लास में बैठे रहो तो ये लगता है, आप कहोगे मैम बच्चे आपके यहाँ हैं, तो मेरे यहाँ 1 से लेकर के 12 तक स्कूल है, ठीक है, हमारे प्राइमरी भी है, आप ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइमरी में टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं, सब रिटायर हो चुके हैं। और प्राइमरी में आप लोग जान रहे हो वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, तो मजबूरन उन सबों को 1 1 घंटे हम लोग को पढ़ानी पड़ती है। भाई बच्चे ऐसे तो नहीं आप कह सकते हो ना कि हम नहीं पढ़ाएंगे, खाली बैठे हो बच्चे खाली रहते, ये भी तो नहीं सही लगता है। तो 1 1 घंटे सारे लोग पढ़ा लेते हैं कि उन सबों का भी 4 5 घंटे चल जाता है, ठीक है, 2 घंटे खाली हो जाती है। अब आंसर करो आप सेकंड का। सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के कारण है लापरवाही, अशिक्षा, सामाजिक कारण, ये सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। मन तो यही करता है कि लिख करके दे दो कि भैया जब बीएड वाले प्राइमरी में टीचर नहीं हो सकते हैं, तो हम बीएड वाले क्यों बच्चों को पढ़ाएं, भाई वो भी तो प्राइमरी के हैं, हम लोग क्यों पढ़ाएं। लेकिन यही लगता है कि चलो ठीक है बच्चों का भविष्य है। नहीं तो गुस्सा तो इतना, हम लोग सारे लोग मीटिंग करते कि चलो सब लोग मिल करके एक लेटर ही लिख करके दे दिया जाए कि गेम ही खत्म हो जाए। लेकिन चलो खैर, सोचते हम लोग बच्चे हैं, चलो कभी तो टीचर वैकेंसी होगी, भरी जाएगी सीट, कभी तो टीचर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सामान्य घरेलू दुर्घटनाओं के बचाव से संबंधित है? ऑप्शन ए रक्तस्राव रोकना, ऑप्शन बी कृत्रिम श्वसन का प्रबंध, ऑप्शन सी दुर्घटना की गंभीरता को कम करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तीसरे का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो मैम डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। 4 का आंसर आप लोग कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दुर्घटना से उत्पन्न जटिलता के निराकरण के लिए किससे संपर्क करना उचित होगा? चिकित्सक से, प्राथमिक चिकित्सक से, गृहिणी से, गृह स्वास्थ्य से। यानी दुर्घटना की जटिलता उत्पन्न हो गई है, इतनी इजी कोई नहीं दुर्घटना हुआ है, तो उसके निराकरण के लिए हम किससे संपर्क करेंगे? तो आप कहोगे मैम बेस्ट तो होगा कि हम डॉक्टर से ही मिल लें। किससे मिल लें? डॉक्टर से मिल लें, जितना जल्दी हो सके हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते। जलने में कौन कौन सी घटना शामिल होती है? ऑप्शन ए तेजाब से जलना, ऑप्शन बी छाप से जलना, ऑप्शन सी बिजली से जलना, ऑप्शन डी ये सभी से जलना। तो आप कहो कि मैम ये सभी से जलना जलने में शामिल होता है। किसी के ऊपर एसिड अटैक हो जाए, बिजली मार दे, या छार गिर जाए, इन सब से जलना जलना होता है, ठीक है। कपड़ों में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? ये कई बार मैं आप लोगों को प्रश्न पढ़ा चुकी हूँ कि जमीन पर लुढ़का देना चाहिए, नहीं लुढ़काना चाहिए, कपड़े को काट कर निकालना नहीं चाहिए, कि पीड़ित को कपड़े से ढके रहना देना चाहिए, कि पानी से आग बुझाना चाहिए। यहाँ तो विकल्प गलत अलग अलग दिया है। खैर चलो कोई बात नहीं है, 6 का आंसर कर दो। आप कहोगे मैम पानी से आग नहीं बुझाना चाहिए, पानी पड़ने से उसके शरीर पे तुरंत फफोले पड़ जाएंगे, ठीक है। व्यक्ति को दौड़ाना नहीं चाहिए, ऐसे भी प्रश्न बनता है, ठीक। इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर दें। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? पानी से डूबे व्यक्ति पर
प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए? पानी से व्यक्ति डूब गया हो, पानी में डूबा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पेट और फेफड़े से पानी निकालेंगे, ठंडे पानी से उसे नहला देंगे, रोगी के सिर पर बर्फ की थैली रख देंगे, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आप लोग देखे होंगे कोई डूबे हुए व्यक्ति को, मेरे यहाँ एक बार मैं देखी थी, बहुत पहले छोटी थी, कि पानी में डूब करके किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी, इतना मोटा फूल करके हो गया था। वही लाइफ में किसी को मैं देखी थी, पहली बार पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को, ठीक है। बहुत दिनों बाद उसकी बॉडी ही नहीं मिल रही थी, इसलिए वहां पे हो गया, 2 दिन बाद शायद मिला था। तो ऑप्शन हो जाएगा पेट और फेफड़े से पानी निकालना। व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देते हैं और दबा दबा कर पानी निकालते हैं, ऐसा आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दो। लू लगने के क्या लक्षण है? प्रश्न बनता है, लू लगने पर आम का पन्ना किसे दिया जाता है? तो आम का पन्ना लू लगे हुए व्यक्ति को दिया जाए। आम का पन्ना आप लोग पिए हैं कि नहीं पिए हैं? बहुत से लोग पिए होंगे। अभी गर्मी का महीना आए, खैर अभी गर्मी का महीना आएगा, ठीक, गर्मी का महीना बीता है। ठेले पे क्या करते हैं, रेड कलर का घड़ा लिए होते हैं। घड़े में क्या करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। और उसी में क्या होता है, आम उनको जो भी कुचल उचल कर रखे होते हैं वही देते हैं पीने के लिए, ठीक है। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, घर पे भी बना लेते हैं लोग। तो लू लगने के क्या लक्षण है? सिर में तेज दर्द या चक्कर आना, आंखों की पुतलियों का सिकुड़ जाना, बार बार प्यास लगना, उपरोक्त सभी हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक, क्या होगा? रक्तस्राव के प्रकार हैं। बाह्य अंगों से रक्तस्राव, आंतरिक अंगों से रक्तस्राव एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्तस्राव के तो बहुत प्रकार हैं, दोनों प्रकार हैं। आंतरिक भी ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, ठीक है। आंतरिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? आंतरिक अगर रक्तस्राव हो रहा है तो व्यक्ति को कभी भी टी एंड कॉफी नहीं देना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? कभी भी व्यक्ति को टी एंड कॉफी नहीं देना चाहिए, कॉफी लिख रहे, ठीक, कभी भी नहीं देना चाहिए। आप कहोगे क्यों मैम? क्योंकि चाय और कॉफी क्या होते हैं, गर्म होते हैं, और गर्म होने से वो और क्या करेंगे, ब्लड को उत्तेजित करेंगे। तो उन्हें कभी भी नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए मैम? उन्हें बर्फ बर्फ देना चाहिए, उन्हें आइस चूसने के लिए दिया जाना चाहिए। अब कहोगे मैम क्यों? तो क्यों का मतलब ये, क्यों बर्फ देना चाहिए? क्योंकि बर्फ क्या होता है, किसी चीज को थिक करता है, जमाता है, कोगुलेट करता है, तो आपके ब्लड को क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ये ओनली दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो। रक्तस्राव को रोकने में दबाव बिंदु की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 7 है। आप बता दो क्या होगा, दबाव बिंदु क्या है रक्तस्राव रोकने के? तो आप कहोगे मैम 6 है। 6 कौन कौन से हैं, कभी आपको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। आंतरिक अंगों से रक्तस्राव की क्या लक्षण है? शरीर का सुन्न पड़ना, दुर्बलता का अनुभव, होठ एवं मुंह का नीला पड़ जाना, डी एवं सी दोनों। 11 का क्या आंसर हो जाएगा? आंतरिक अंगों से अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो कैसे पता चलेगा कि आपके आंतरिक अंग में रक्तस्राव हो रहा है? तो होठ एवं मुंह का नीला पीला पड़ जाना, ये क्या है, आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण है, ठीक है। 12 का आंसर कर दो। 12 की क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन नंबर क्या है? किस प्रकार के रक्तस्राव में टूर्नाकेंट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है? ये टूर्नाकेंट क्या है, जरूर आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा। आप जो चीजें अपने आंखों से देखते हो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आंतरिक अंगों से रक्तस्राव, ऑप्शन बी बाह्य अंगों से रक्तस्राव, ऑप्शन सी एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कह रहे हो मैम टूर्निकेंट का हम प्रयोग करेंगे वह रक्तस्राव को रोकने के लिए, यानी एक्सटर्नल ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम टूर्निकेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इंटरनल अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम उसे आइस चूसने के लिए देते हैं। नक्सीर किस मौसम की घटना है? नक्सीर क्या है पहले तो यही बता दो। तो नाक से जो ब्लड निकलता है गर्मियों के मौसम में वही नक्सीर होता है। नक्सीर फूटना नहीं कहते, उसका नक्सीर फूट गया है। ऑप्शन ए सर्दी के मौसम में, ऑप्शन बी गर्मी के मौसम में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन डी बसंत ऋतु में। अब तो आप आंसर कर ले जाओगे।
कि मैम गर्मी के मौसम में, किस मौसम में, गर्मी के मौसम में। इसका आंसर कर दो 14 का। निम्न में से कौन मूर्छा के कारण नहीं है? ऑप्शन ए भोजन की कमी, ऑप्शन बी अधिक थकान, ऑप्शन सी हृदय को धक्का, ऑप्शन डी बार बार प्यास लगना। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम मूर्छा का कारण बार बार प्यास लगना नहीं हो सकता है, बाकी अधिक थकान, भोजन की कमी और हृदय को धक्का लगे तो व्यक्ति क्या होगा, बेहोश या मूर्छा हो सकता है। लेकिन बार बार प्यास लगेगी तो क्या व्यक्ति बेहोश हो जाएगा? पानी पीता रहेगा तो व्यक्ति बेहोश ही नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 15 का। दम घुटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? धुआं एवं गैस, ये तो बिल्कुल है मैम, अगर बहुत तेज धुआं जला दो तो लोगों को सांस नहीं आती है। गले में किसी वस्तु का अटक जाना, बिल्कुल। पानी में डूबने के कारण, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का आंसर होगा। 16 का बता दो। 16 का निम्न में से कौन सा सदमा के लक्षण है? चेहरा का पीला पड़ जाना, यानी किसी बात को आप सुन लो आपको सदमा लग जाए तो चेहरा पीला हो जाएगा, माथे पर पसीना आ जाएगा, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, ये सभी हो जाते हैं। तो आप कहोगे मैम सदमा के ये सभी लक्षण होते हैं, ये हर चीज आप लोग महसूस भी किए होंगे कभी ना कभी। ठीक है, ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है कि ना चाह करके भी आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो, क्या होगा 17 का आंसर? चलो आंसर तो खैर दिख जा रहा है, कोई बात नहीं है। क्या होगा 17? किसके काटने से व्यक्ति को नीम की पत्ती खाने पर मीठी लगती है? ऑप्शन ए बर्रे, बर्रे यानी जो पीली मक्खी होती है ना उनको बर्रे कहते हैं, बर्रैया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी कीट पतंगा, ऑप्शन डी सांप। तो जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो गांव में जो बड़े जानकार होते हैं, जान लेते हैं कि व्यक्ति को सांप काटा है कि नहीं, तो पहले क्या करते, नीम की पत्ती देते खाने के लिए। अगर पत्ती मीठी लगी, उसे बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगा, तो ये जान लो कि व्यक्ति को सांप ने बाइट कर लिया है, काट लिया है। ठीक है, आप लोग ये सब प्रयोग मत करने लगना। अगर किसी को ऐसा भी हो तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहां पे पहले गांठ बांध दो, थोड़ा सा कट मार दो ताकि ब्लड गिर जाए, विष वाला, जहर वाला, और लेकर के तुरंत अस्पताल भागना चाहिए, ना कि ये नीम हकीम के चक्कर में पड़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दो। कीट द्वारा डंक मारने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डंक को निकालना चाहिए, ऑप्शन बी बंधन लगाना चाहिए, ऑप्शन सी सरसों का तेल डंक के स्थान पर लगाना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यही करा करके मैं बंद कर दूंगी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ठीक है, आजकल मैं बहुत ज्यादा थक जा रही हूँ, तो क्या होगा, डंक को निकाल देना चाहिए ताकि डंक क्या हो, उसमें पकने ना पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो। रेबीज से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया होगा, ऑप्शन ए हाइड्रोबिया होगा, ऑप्शन सी पागलपन होगा, ऑप्शन डी ये सभी होगा। तो आप कहोगे मैम रेबीज के विषाणु होते कहाँ हैं? तो जानवरों के मुख में होते, लार में होते हैं। जानवरों में स्पेशली कुत्ता और बंदर हो गया। कौन हो गए? कुत्ते और बंदर हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है मैम, तो व्यक्ति को पानी से डर लगता है, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 20। नाक में किसी वस्तु के फंस जाने पर किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? चिमटी का, छींक का, उंगली का, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहोगे छींक तो व्यक्ति को लाने की कोशिश की जानी चाहिए, उंगली भी डालना चाहिए, लेकिन चिमटी विमटी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दो। कान में किसका तेल डालना चाहिए? अब तो डॉक्टर ने मना कर देते हैं कान में तेल डालने से। ऑप्शन ए सरसों व तिल का तेल, ऑप्शन बी गुलाब जल, ऑप्शन सी अरंडी का तेल, ऑप्शन डी ये सभी। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? सरसों एवं तिल का तेल। किसका? सरसों एवं तिल का तेल। 22 का आंसर कर दो। अगर गले में कोई नुकीली वस्तु फंस गई हो तो क्या बेहतर होता है? चिमटी से निकालना, उल्टी करके पीठ थपथपाना, उल्टी कराना, उल्टे करके, सॉरी, उल्टे करके पीठ थपथपाना, उल्टी कराना, इनमें से कोई नहीं। 22 का क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम उल्टी कराना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। क्या होता है? उल्टी कराना। ठीक है, 23 का ऑप्शन कर आंसर कर दो। आंख में क्या डालना लाभकारी होता है? ऑप्शन ए गुलाब जल, ऑप्शन बी अरंडी का तेल, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी सरसों एवं तिल का तेल। यही आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है।
आप आंसर कर दो क्या होगा। आप आंसर कर रहे हो मैम, इसका आंसर हो जाएगा गुलाब जल और अरंडी का तेल दोनों हो जाएगा। यहाँ पे दिया है ये क्या है, सामान्य दुर्घटना। आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। जलाने वाले दो क्षार का नाम लिखिए। तो कास्टिक सोडा और चूना। चलो अभी देख लेते हूँ। लू लगने पर क्या उपाय, दो घरेलू उपाय बताओ। आम का पन्ना, प्याज का रस, कच्चे आम को पकाकर खाने के लिए देना चाहिए, रोगी को ठंडे पानी से नहलाना चाहिए। क्या है, लू लगने के उपाय हैं, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत समय से आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल, आप लोग बता दो इसका और भी पार्ट लाऊं कि ना लाऊं, ठीक है। आप लोग ये जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में कैसा वीडियो रहा, ये भी बता देना। और जो लोग नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर लें। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।